हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सो आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं 27 नवंबर से। कुछ बच्चों के एग्जाम हो चुके हैं और बहुत सारे बच्चों के भी एग्जाम होना बाकी है। तो अभी की जो जितनी भी शिफ्ट्स हुई हैं उसमें रीजनिंग में क्या पूछा गया है, किन टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो हम पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद उनके बेसिस पे कैसा पेपर आपके आगे के एग्जाम्स में आ सकता है एक्सपेक्टेड पेपर के फॉर्म में। हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो उससे क्या होगा, आपको सीखने को मिलेगा और आगे के जितने बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनको बेनिफिट होगा। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। पूरी क्लास को देखिएगा, काफ़ी दमदार क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन जिसमें हल्का सा, मतलब एग्जाम में देखोगे ना, हल्का सा ट्रिक लगा होता है जहाँ से क्वेश्चन एकदम चेंज हो जाता है, वैसे कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं ग्रुप डी के शिफ्ट्स पे आधारित आगे के क्वेश्चंस। पहले हम देख लेते हैं अभी तक एग्जाम्स में क्या क्या पूछा गया है, कितने कितने क्वेश्चन हैं जो जनरली पूछे गए हैं। कोडिंग डिकोडिंग पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपका एनालॉजी पूछा गया है, सीरीज पे, डायरेक्शन पे, वेन डायग्राम, रैंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ब्लड रिलेशन, नॉन वर्बल रीजनिंग। ये वो टॉपिक्स है जहाँ से मतलब ऑलमोस्ट हर एग्जाम, मतलब हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। जितने भी शिफ्ट्स हुए हैं सब में, चाहे एक सवाल हो चाहे दो सवाल हो, हर एक शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है ही है। इसके अलावा कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उन पे बेस्ड हम क्वेश्चंस भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, एग्जाम में आना ही आना है, चाहे कुछ हो जाए ये सवाल आपके आके ही रहेगा। हाउस को हमने इस तरीके से लिखा हुआ है, तो की को कैसे लिखेंगे। कोडिंग डिकोडिंग का सबसे पहला रूल है कि आपको अल्फाबेट्स के नंबर्स याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपका 8 है और ये आपका 10 है, तो 8 और 10 कितना हुआ, +2 हो गया। ये 15 है, ये 17 है। देखो अगर आप देखोगे तो +2 हुआ है, उसके बाद वापस से +2 हुआ है, वापस से +2 हुआ है। S 19 और 21 +2 और E +2, 5 और 7, तो सेम हम +2 कर देंगे। K E की में +2 करिए, +2 एंड +2। ठीक है, अब देखिए सेंटर में नंबर है तो 5 + 2 7। ठीक है ना, सेंटर में नंबर है सब में, तो 5 + 2 7 हो गया। Y के बाद Z के बाद A हो गया आपका, K L और M, तो M7A आपका आंसर हो गया। ठीक है, कहीं कहीं हमको थोड़ा बहुत दिमाग भी लगाना पड़ता है, ऑप्शंस के बेसिस पे भी हम देख सकते हैं। पहले आपको बी मिडिल वाले से ट्राई करोगे तो एक एलिमिनेट हो जाएगा, हो सकता है एग्जाम में और भी एलिमिनेट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आसान है पर गलती होने की चांस सबसे ज्यादा होती है, रॉन्ग होते जाता क्वेश्चन, मतलब अटेम्प्ट लोग बच्चे रॉन्ग करते हैं इसको, अटेम्प्ट में प्रॉब्लम रहती है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, बहुत ध्यान समझते हैं पहले। इवन, ऐसा कौन सा इवन डिजिट का नंबर है, क्वेश्चन क्लियर होगा आई थिंक। एक सेकेंड, ठीक है, ऐसे कौन सा इवन डिजिट का नंबर है, इवन डिजिट का नंबर है जिसके इमीडिएटली प्रीसीडेड मतलब पहले, लिख लो पहले आप कैसे करते हैं। इवन नंबर होना चाहिए जिसके जस्ट पहले प्रीसीडिंग में क्या हो, ऑड नंबर हो, और बाद में फॉलोड बाय इवन नंबर, बाद में क्या हो, इवन नंबर हो। लॉजिक क्लियर हुआ। ऐसे वाले क्वेश्चंस को थोड़ा सा लिख लिया करो तो आपको समझ में आता अच्छे से आएगा। इवन डिजिट जिनके जस्ट पहले ऑड हो और जस्ट बाद इसके इवन हो। तो पहले हमको क्या देखना है, ऐसा नंबर जहां पे ऑड और इवन साथ में हो, पहले ऑड हो और फिर इवन हो। ऑड इवन देखो, इवन नंबर देख लो, इवन एक तो ये है, इससे पहले ऑड है, ठीक है, लेकिन इसके बाद इवन नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। ये इवन नंबर है, इवन से पहले ऑड है पर इसके बाद ऑड इवन नहीं है। फिर देखो इवन नंबर आपका 8 है, 8 से पहले 5 यानी कि ऑड है, लेकिन इसके बाद इवन नहीं है। या फिर आप ये देख सकते हो कि दो लगातार इवन नंबर कहाँ पे है, दो लगातार इवन नंबर देखो कहीं पे है। हाँ देखो, एक तो ये रहा, दो लगातार इवन नंबर, दो लगातार इवन नंबर, और कहीं पे है, नहीं है। ठीक है, इसकी वाला नहीं है आपका, दो लगातार इवन नंबर है ही नहीं। अब इसको चेक करते हैं, 4 से पहले ऑड है और 4 के बाद 2 है, सेट हो गई कंडीशन। 6 से पहले ऑड है और इसके बाद इवन है, ये इवन, ये ऑड, ये इवन, ये इवन, ये ऑड और ये इवन, कंडीशन फुलफिल। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 2 आपका बिल्कुल सही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में गलती करते हैं क्वेश्चन को करने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वेरी इंपॉर्टेंट, आसान क्वेश्चन है पर मतलब ये मैं वो क्वेश्चन करा रही हूँ जो दिखते आपको आसान है, टाइम टेकिंग भी है, प्लस क्वेश्चन गलत भी करते हो। डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है, कैसे करते हैं ट्रिक सीखिए पहले।
सब में ये देख लो कि क्या चीज कॉमन है, ELECT सब में कॉमन है, हटा दो। जो चीज कॉमन होती है उसको हम काउंट करते ही नहीं है, वो हटा दिया हमने, ठीक है, हटा दिया। तो इसके अंदर पहले इसको हटा देंगे। अब क्या बचता है, अब इसमें सब कुछ खत्म ही हो गया, तो पहला तो नंबर यही आएगा, फर्स्ट नंबर सबसे पहले आएगा। अब देखो सब में R R R R है। अब R और O में पहले क्या आता है, O पहले आता है, तो यानी कि D वाला सॉरी 5 वाला आपका पहले आ जाएगा, ठीक है। ये वाला लाइन क्लियर हो गई। अब इसके बाद देखिए, तो 1 के बाद 5 देख लो, 1 के बाद 5, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब आपको क्या चेक करना है, 2 और 3 में से पहले क्या आएगा, 2 आएगा 3 आएगा। अब आप चेक कर लो, I पहले आता है, O पहले आता है, I पहले आता है, तो पहले आपका 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। क्लियर है, मतलब कंसेप्ट आना चाहिए, फिर उसको ऑप्शन से एलिमिनेट करना आना चाहिए। यहीं से ही आपको सारे ऑप्शन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनइक्वालिटी का सवाल है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो आपके सामने इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। ये देखो y और j को देखो, y और j को देखते हैं, क्या y और j बराबर है, j और x बराबर है, y और j तो है नहीं, ये तो पहले ही गलत हो गया। अब m और j, ये कंडीशन देखो फुलफिल होती है या नहीं होती है। m से मुझे j की तरफ जाना है, ये मुंह खुला हुआ है ना इसका, अगर आपने मेरी क्लास देखी होगी इनइक्वालिटी की तो बेसिक से पूरा सिखाया हुआ है मैंने। m से z की तरफ जाना है, मुंह खुला हुआ है, यहाँ की मतलब फ्लो ऐसा होगा। अब m को पकड़ो पहले, m ये रहा, m से पहले हम y जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, मुंह ओपन है इसका, ओपन फेस है तो जा सकते हैं। अब y देखो, y यहाँ पे, y यहाँ पे, y से हम x भी जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, x से हम j जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, और j से हम क्या z जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। ओपन है मतलब ऐसा हुआ खुला हुआ मुंह, यानी कि ओपन है, ओपन पाथ है, यानी कि हम एंट्री ले सकते हैं। तो बिल्कुल हम m से z तक पहुंच चुके हैं। अब इसमें पहुंचने में आपको 3 सिंबल्स का यूज हुआ है, एक सिंबल ये, एक सिंबल ये और एक सिंबल ये। अब इन तीनों में से जो बड़ा सिंबल होता है उसको हम ले लेते हैं, तो बड़ा सिंबल आपको ये वाला हो गया, ये ले लिया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 ये वाला आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2 फॉलोज, ओनली ऑप्शन 2 फॉलोज आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोल्डिंग फिगर का क्वेश्चन है। फिगर को फोल्ड कैसे करते हैं उसका क्वेश्चन है। अब देखो बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए, आपके पास ये पेपर है, इस पेपर को आपने फोल्ड किए हैं, पेपर को फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद फोल्ड किया और ऐसे कटिंग कर दी, ट्राइंगल था, इसको फोल्ड किया, ऐसे ड्राइंग बनाई। अब इसको खोलने जा रहे हैं। जहां से पेपर फोल्ड करता है इसका एक ही लॉजिक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत ही मजे वाली चीज है कि एग्जाम में ट्राइंगल बनाते हैं और उसको भी फोल्ड करना चालू कर देते हैं। पहले ट्राइंगल बनाएंगे उसको फोल्ड करेंगे, पर ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। बहुत देखो कैसे करते हैं, जहां से फोल्ड करेंगे उसको मिरर मान लो। आपको क्या मानना है, ये आपका एक मिरर है, ये एक मिरर है, ऐसा मान लेना है मिरर है। अब देखो ये जो चीज है वो इधर भी आएगी, यानी कि पॉइंट इसका यहाँ पे, यहाँ पॉइंट आएगा, ऐसा बनेगा। अब पहले देखो ऐसा डायग्राम कहाँ पे है, यहाँ पे है, बिल्कुल है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, डायग्राम उल्टा बना हुआ है, ये गलत हो गया, ये तो बिल्कुल ही गलत है। अब इन दोनों में से कोई एक होना है। ऊपर देखो क्या बनेगा, जैसा ट्रायंगल ये है वैसे ये बन जाएगा। इमेज कैसी बनेगी इसकी, एग्जैक्टली सेम बनेगी। तो यहाँ पे उल्टा हो गया, मिरर के सामने रखोगे तो क्या, मेरा मुंह ऊपर है तो मिरर के सामने देखोगे तो मेरा मुंह ऊपर दिखेगा ना, नीचे थोड़ा ना दिखेगा। पैर ऊपर नहीं हो जाते ना मेरे, सेम ऐसे इसके पैर क्या ऊपर हो गए, पैर ऊपर नहीं करने, एग्जैक्टली ये रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ऑप्शन एलिमिनेटिंग टेक्निक वेरी यूजफुल है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे भाई ये वाला सवाल तो बच्चे मतलब लोग डरते हैं, सवाल सॉल्व कैसे होगा। मतलब सबका खौफनाक जो टॉपिक है वो है लॉजिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग सबसे डिफिकल्ट मानी जाती है, ऊपर एग्जाम में आती है, क्या करें, करनी पड़ती है। क्वेश्चन है स्टेटमेंट और कंक्लूजन। देखिए क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का सवाल है। बुक रीडिंग इज अ वेरी हेल्दी हैबिट बिकॉज इट कीप्स अ लर्निंग प्रोसेस अलाइव इवन आफ्टर स्कूल और कॉलेज। कंक्लूजन क्या है, नाउ डेज ई बुक्स आर मोर पॉपुलर देन हार्ड कवर्स, स्टूडेंट्स गेन नॉलेज एंड इम्प्रूव नॉलेज बाय रीडिंग बुक्स। हिंदी में पढ़ते हैं, पुस्तक पढ़ना एक बहुत अच्छी आदत है, बिल्कुल सही है, मैं आपको बोलती भी हूँ, क्योंकि यह स्कूल या कॉलेज के बाद भी हमें सीखने की प्रक्रिया जो रहती है उसको जीवित रखती है। निष्कर्ष क्या है, आजकल ई बुक्स हार्डकवर पुस्तकों से ज़्यादा लोकप्रिय है।
दूसरी, छात्र पुस्तकों को पढ़कर ज्ञान प्राप्त करते हैं और भाषा सुधारते हैं। अब क्या लग रहा है आप लोगों को इनको पढ़ के? सबसे पहले इस क्वेश्चन का मोटिव क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। इसका मोटिव क्या होता है, जितने भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, उसका एक पर्टिकुलर टाइप पे, पैटर्न पे चलते हैं। कैसे? देखो, ये स्टेटमेंट और कंक्लूजन है, यानी कि क्या मतलब हुआ इसका, इसको पढ़ के क्या हम ये समझ पा रहे हैं कि ये चीज होगी? ऊपर वाले स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद नीचे वाला रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये आपको देखना है। पहले इसमें जो कीवर्ड है वो ई बुक्स है। क्वेश्चन में कहीं भी ई बुक का नाम नहीं लिया गया है। इट मीन्स ई बुक, ठीक है, ई बुक से पढ़ाई होती है, पर ई बुक का नाम पहले वाले में नहीं लिया गया। इट मीन्स ये गलत हो गया। जब जिसके बारे में बात ही नहीं हो रही है, भाई मैं बात ही रीजनिंग की कर रही हूं, तो मैथ्स कहाँ पे आ गई? नहीं आई ना। जब बात ही हम यहाँ पे रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो मैथ्स कहाँ से आएगी? सेम ऐसे ही है, जब बात बुक्स की हो रही है तो ई बुक्स कैसे आएगी? तो ई बुक गलत हो गया। दूसरा, स्टूडेंट्स गेन नॉलेज एंड इंप्रूव लैंग्वेज बाय रीडिंग बुक्स। बिल्कुल, इसमें लिखा हुआ है कि इससे लर्निंग हैबिट होती है और एक अपना जो लर्निंग का प्रोसेस है उसको अलाइव रखता है। बिल्कुल, सेकेंड वाला ट्रू है। ओनली टू फॉलोज, बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। देखिए, दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसको मैं और बड़ा करती हूं, देखो, दोनों अलग अलग चीजें हैं। स्टेटमेंट कंक्लूजन एंड स्टेटमेंट अजम्पशन। कंक्लूजन में क्या होता है, स्टेटमेंट जब दिया है उसके बाद हम क्या सोचते हैं उस स्टेटमेंट को ऊपर, उसका मतलब होता है कंक्लूजन। अजम्पशन में क्या होता है, स्टेटमेंट बोलने से पहले मेरे दिमाग में क्या प्रोसेस चल रहा था, जिसकी वजह से मैंने ये स्टेटमेंट बोला। ध्यान दीजिएगा। तो अजम्पशन में देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, यदि आप एक शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांसर करने वाले हैं तो हमारे पास उसके लिए एक अच्छा काम है। अनुमान, अजम्पशन क्या है, हमें एक शास्त्रीय नृत्य की आवश्यकता है। दूसरा, आप एक शास्त्रीय नृत्यक हैं। If you are a classical dancer, we have an exciting job for you. Assumption, we need a classical dancer and you are a classical dancer. देखो, जब ये मैंने बात बोली होगी कि अगर आप क्लासिकल डांसर हैं, एक ऐड देखिए, अगर आप क्लासिकल डांसर हैं तो हमारे पास आपके लिए एक जॉब है। इट मीन्स इस स्टेटमेंट को देने से पहले मेरे दिमाग में क्या होगा कि मुझे एक क्लासिकल डांसर की जरूरत है, वरना मैंने ऐसे क्यों नहीं लिखा कि इफ यू आर हिप हॉप डांसर देन वी आर हायरिंग, या फिर वी हैव एन एक्साइटिंग जॉब फॉर यू, है ना। हिप हॉप के बारे में ना बोल के मैंने क्लासिकल के बारे में क्यों बोला, क्योंकि मेरे दिमाग में क्या चल रहा था कि मुझे क्लासिकल डांसर की जरूरत है, ये सोच के मैंने स्टेटमेंट को पास किया। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए, ओनली अजम्पशन 1 is true। यू आर अ क्लासिकल डांसर, ये मुझे नहीं पता। स्टेटमेंट बोलते वक्त मुझे नहीं पता था कि आप हो या नहीं हो, मैंने तो स्टेटमेंट पहले सोचा फिर बोल दिया, ठीक है। उससे आपकी रिक्वायरमेंट क्या है वो मुझे पता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन डायग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट है। वेन डायग्राम का सभी शिफ्ट्स में 1 से 2 सवाल पूछा गया है, सभी शिफ्ट्स के अंदर। क्वेश्चन क्या है, एक वेन डायग्राम दिया हुआ, इसमें हमें क्या देखना है, हाउ मेनी शेफ्स आर ऑल्सो टीचर, जो टीचर तो है, शेफ भी है, टीचर भी है, लेकिन लॉयर नहीं है, नॉट लॉयर, लेकिन लॉयर नहीं है। इसको ऐसे लिखते हैं, शॉर्ट में लिखने का तरीका क्या है, शेफ है, टीचर है, लेकिन लॉयर नहीं है। दिमाग में ये लिखना नहीं होता, दिमाग में कैलकुलेशन बननी चाहिए। अब शेफ देखो, शेफ ये सारे हैं, ये सभी शेफ है, इसमें से टीचर कौन से, ये दोनों, इतने पूरे टीचर हैं, शेफ और टीचर दोनों कंबाइन है, लेकिन मुझे लॉयर नहीं चाहिए, तो इसको हटा दो, 7 को हटा दो, आंसर क्या होगा 9। क्लियर है, सिंपल। अगर आपको देखो रीजनिंग का मतलब क्या है, बेसिक क्लियर होना चाहिए। बेसिक क्लियर नहीं, इट मींस रीजनिंग जमाजोल है आपकी। क्वेश्चन देखिए, सेटिंग अरेंजमेंट का सवाल है, एग्जाम में पूछा ही जा रहा है, 2 सवाल भी आ रहे हैं एग्जाम में अंदर, 2 से 3 सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन देखिए, 7 फ्रेंड्स है, हिंदी में भी है ये, आगे हिंदी में देख लेते हैं। देखो, सात मित्र है, ABCDEF, ओ 2 2 4 2 6 1 7, ओ है इसमें, हाँ ओ है, ठीक है। ओ उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पंक्ति में बैठे हैं। पहला यहाँ पे नोट डाउन करने वाली बात क्या है, उत्तर दिशा में बैठे हुए हैं, ठीक है। एफ के फिर ये पूरी इक्वेशन है जो इसमें लिखी हुई है, देख लीजिए आप लोग, हिंदी में देख लीजिए, इंग्लिश में।
7 फ्रेंड्स हैं और नॉर्थ फेसिंग है। पहले देखो डायग्राम बनाओ। नॉर्थ फेसिंग का मतलब पता है क्या हुआ? सबसे आसान काम होता है नॉर्थ फेसिंग का, जो मेरा राइट है वो इसका राइट होगा, जो मेरा लेफ्ट है वो इसका लेफ्ट है। अब नॉर्थ फेसिंग यानी कि ऊपर फेस करके बैठे हुए हैं, 7 लोग हैं, बना लो 1 2 3 4 5 6 और एक 7। नॉर्थ का मतलब ये राइट, यही इसका राइट होगा और यही इसका लेफ्ट होगा। ऐसा बना लोगे तो दिमाग में कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, लिख लिया करो कि राइट क्या है लेफ्ट क्या है। अब इक्वेशन को पढ़ते हैं। ओनली 2 पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ एफ। एफ के लेफ्ट में केवल 2 बैठेंगे, ओनली। इंपॉर्टेंट, लेफ्ट में, यानी कि एफ यहां बैठेगा क्योंकि लेफ्ट में केवल 2 ही लोग बैठने वाले हैं एफ के। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन एफ एंड ए। एफ और ए के बीच में केवल 2। एफ के बीच में अगर यहां बैठाऊंगे तो यहाँ पे तो बाहर चला जाएगा, तो केवल 2 लोग बैठेंगे एफ और ए के बीच में। ओनली 1, एक पर्सन बैठने वाला है ए और ओ के बीच में, तो कहां बैठाऊं उसको? ओ को यहां बैठाना पड़ेगा ना, यहां तो बैठेगा नहीं। डी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, यानी कि डी और सी साथ में बैठने वाले हैं, 2 साथ में जगह खाली है, यहाँ पे खाली है डी और सी के लिए। फिर क्या लिखा है? ई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। ई जो है एक का पड़ोसी नहीं है। ए देखो जगह कहां खाली है, 7 लोग कहीं गलत बने, 7 3 3 6 और एक 7, ठीक है। ओनली 2 पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ एफ, बिल्कुल ठीक है। ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन, अच्छा 3 है, सॉरी 3 बैठे थे यहाँ पे, एक गलत, मैंने गलत पढ़ा। ओनली 3 पीपल बैठेंगे एफ और ए के बीच में, 1 2 3, ए यहां बैठेगा, ठीक है। ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन ए और ओ। ए और ओ के बीच में केवल एक जना बैठने वाला है। अब देखो लास्ट लाइन क्या दी? ई जो है ए का पड़ोसी नहीं है, यानी कि ई यहां तो नहीं बैठेगा, तो ई को यहां बैठना पड़ेगा। बचा क्या? बी बचा, तो बी को यहां बैठा दो। क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी पीपल सिट टू द राइट ऑफ बी। बी के राइट में कितने लोग हैं? बी के राइट में 1 है, ओनली 1। एफ जो है बी के राइट में। आंसर हो गया। क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, तुरंत तुरंत डायग्राम बनाते जाओ, आसानी से सवाल हल हो जाता है। अगला सवाल है, ये आपका हिंदी में क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई लो, रैंकिंग का सवाल आ गया। ये सब क्वेश्चन के मिलते जुलते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट हुआ, इनमें क्या है कि क्वेश्चन को पढ़ते जाओ और आंसर बनाते जाओ, ऐसा है। क्वेश्चन देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में हर शिफ्ट में पूछा गया है और आगे भी पूछा ही जाएगा। 2 इन अ रो ऑफ पीपल, एक पंक्ति में लोग 2 लोग खड़े हुए हैं। राघव बाएं से 14th है, देखो डायग्राम बना लो। राघव क्या है कि राघव की पोजीशन 14th है लेफ्ट से, आर लिखती हूं, यहां से 14th है। नरेश की पोजीशन क्या है? यहां एन बना देती हूं। नरेश की पोजीशन है एक्सट्रीम राइट से 16th, यहां से 16th है, ठीक है। अब देखो, इफ द इंटरचेंज, अगर ये दोनों अपनी पोजीशंस को इंटरचेंज करते हैं, यानी कि एक्सचेंज कर लेते हैं, मान लीजिए एन जो है यहाँ पे आ जाएगा और आर यहाँ। इंटरचेंज का मतलब क्या हुआ? जगह बदल दी इन्होंने। जगह बदलने के बाद क्या हुआ? राघव नाउ बिकम्स 23rd फ्रॉम द लेफ्ट। राघव क्या हो गया? राघव लेफ्ट से 23rd, यानी कि यहां से 23rd हो गया। जैसे ये डायग्राम बनाया, आधी समस्या हल हो गई। अब आपको क्या निकालना है? पोजीशन ऑफ नरेश राइट से, यहां से नरेश की क्या पोजीशन है वो निकालनी है। इसमें सबसे पहला काम क्या होता है? टोटल निकालिए, टोटल एक लाइन में कितने लोग हैं। कैसे निकालोगे? 23 + 16, 39 - 1, यानी कि 38 लोग हैं। टोटल कितने लोग हैं? 38 लोग टोटल हैं इसके अंदर। अब आपको नरेश की पोजीशन निकालनी है। कैसे निकालोगे? फॉर्मूला क्या होता है? टोटल = लेफ्ट + राइट -1 होता है, तो याद हो तो, नहीं है तो रिवाइज करिए। तो नरेश का देखिए, नरेश का लेफ्ट कितना है? 14 है, राइट मुझे निकालना है -1, टोटल कितना है? 38 है, यानी कि 38 - 13, 25। आंसर क्या हुआ? 25 आपका सही आंसर है। क्लियर है? बेसिक्स क्लियर है, इट मीन सब क्लियर है। बेसिक पे ही ध्यान देना है हमको बेटे, वरना काम नहीं चलेगा। आपको लगता है ना कि ट्रिक से काम चल जाएगा, ट्रिक से काम नहीं चलता है, काम चलता है बेसिक से। ये जितनी जल्दी बात समझ लोगे उतना जल्दी आपका एग्जाम क्लियर होगा। क्वेश्चन है, कविश है, रैंक है उसकी 38th फ्रॉम द टॉप। टॉप से लिखती हूँ ना, यहाँ से कविश लिखती हूँ, टॉप से कितनी रैंक है? 38th।
मैंने देखा अभी तक आपने कि कोई भी क्वेश्चन ट्रिक से सॉल्व किया हो, जरूरत ही नहीं पड़ती, बेसिक क्लियर है तो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होते हैं फटाफट। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, नहीं बॉटम से कितने 15th, यहाँ से 15th है, टोटल निकालना है। अभी जस्ट फॉर्मूला बताया, टोटल क्या होता है, टॉप प्लस बॉटम -1, 15 प्लस 38, 15 प्लस 38 -1 कितना हो गया, 52। 52 आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ये सभी क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में आ रहे हैं आपके, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, 5 लोग हैं जिनकी अलग अलग हाइट है, ठीक है। पहले 5 लोग बना लो, 1 2 3 4 5। क्वेश्चन बनने का तरीका सीखिए। 5 लोग बना लिया, आप क्या लिखा है, पहला बी इज टॉलर देन सी, बी जो है बड़ा है, बी बड़ा है सी से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओनली ई इज शॉर्टर देन एफ, ट्रिक पॉइंट, ओनली ई, केवल ई छोटा है किससे, एफ से, सॉरी ई जो है केवल एफ से छोटा है, ओनली ई इज शॉर्टर, क्या लिखा है, केवल ई एफ से छोटा है, ई जो है केवल एफ से छोटा है, तभी तो यहाँ पे आएगा ना, केवल एफ से ही छोटा है ई, बाकी किसी से छोटा नहीं है। उसके बाद लिखा है एच इज टॉलर देन बी, एच जो है बी से बड़ा है, तो लिख दो यहाँ पे एच बी सी। तो क्या पूछा है, हाउ मेनी पीपल आर टॉलर देन सी, सी से लोग कितने बड़े हैं, तो सब लोग बड़े हैं, 4 लोग बड़े हैं, 4 आपका आंसर सही है, 4 लोग बड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर सीरीज का सवाल है। नंबर सीरीज तो क्या है कि कुछ कुछ पैटर्न्स है वो सीख लीजिए, और मैं तो ये बोलूंगी नंबर सीरीज में आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर नंबर सीरीज 1 से 2 मिनट में बन रही है तो बना के आगे बढ़िए, अगर नहीं बन रही 2 मिनट देने के बाद तो छोड़ दीजिए, इसकी वजह से बाकी के क्वेश्चन को इफेक्ट मत डालिए। देखो 29, 33, 41 सीरीज है। देखो नंबर सीरीज में सबसे पहले देखना होता है कि 2 नंबर्स में कितना गैप है, 2 नंबर्स में गैप छोटा है बड़ा है, कैसा गैप है। अब देखोगे इन नंबर्स में, देखिए आपस में कम कम गैप है, यानी कि प्लस या माइनस का काम कर रहा होगा। अगर 2 नंबर्स में गैप बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, यानी कि मल्टीप्लाई का काम चल रहा है। अभी क्या है, प्लस माइनस से ही काम चल जाएगा। कितना है, +4 है, कितना है, +8 है, +12 है, तो यहाँ पे +16 हो जाएगा। कितना हो गया, 69। क्लियर, 2 नंबर्स में गैप क्या है उस पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो सभी एग्जाम्स में आसान सवाल है पर आ सब जगह रहा है, टाइम टेकिंग है। क्वेश्चन ये इंटरचेंज किया हुआ है कि भाई क्या लिखा है, प्लस को माइनस कर दिया, प्लस को माइनस कर दिया, प्लस इंटरचेंज, मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई को डिवाइड में कर दिया, और प्लस और माइनस को कर दिया, प्लस हो गया, ठीक है। तो क्या इक्वेशन बनी, 43 × 13 + 6 48 डिवाइडेड बाय 8 और -52। बॉड मास का रूल फॉलो करते हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन मत सॉल्व कीजिएगा। बॉड मास में क्या होता है, ब्रैकेट और ऑफ छोड़ दीजिए, पहले डिवीजन है, पहले डिवीजन को सॉल्व करिए, 81 हो गया, फिर मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये वाला सॉल्व करिए, 39 55 559 हुआ, +81 -52। देखो 9 और 1 10, 10 - 2 8, लास्ट में 8 कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा, आंसर सॉल्व। हर जगह पूरा पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जब दिख रहा है सब में नंबर्स 500 के बीच में है और लास्ट की डिजिट अलग अलग है तो केवल लास्ट को सॉल्व कर लो। 9 + 1 10, 10 - 2 8, तो 8 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है ब्लड रिलेशन का सवाल है। देखो क्वेश्चन क्या है, ढंग से पढ़िएगा। पहले क्या है, एफ ब्रदर है जी का, एफ जो है ब्रदर है, दिख रहा होगा आपको, एफ ब्रदर है, यानी कि एफ नीचे बनाते हैं, एफ ब्रदर है, ब्रदर मेल को हमेशा मैं बॉक्स में बनाती हूँ, एफ ब्रदर है जी का, जी हस्बैंड है एच का, जी हस्बैंड है, जी हस्बैंड है किसका, एच का, एच जो है डॉटर है, एच डॉटर है किसकी, आई की, आई की डॉटर है, आई जो है वाइफ है किसकी, जे की। अब पूछा गया है हाउ इज एफ, एफ का क्या रिश्ता, यानी कि इसका रिश्ता बताना है किससे, जे से। देखो क्या है, इसकी तो बेटी हो गई, बेटी का जो पति है, पति की भाई है, डॉटर का पति और उसका भाई, ऑप्शन नंबर ए सही है ना। आई की बेटी कौन है, एच, एच का पति जी और जी का भाई एफ, तो डॉटर के हस्बैंड की, हस्बैंड का भाई, डॉटर के हस्बैंड का भाई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है इसमें मिरर इमेज का काम करेगा। मिरर इमेज का क्वेश्चन है, आसान सवाल है। स्टार्ट करिए। F5 ऐसा है, 5 ऐसा सब जगह ठीक है, तो ये गलत है, बाकी ये सारे 5 सही हैं। जे वाला देखो इसमें डॉट ऊपर है, इसमें डॉट नीचे आ गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी सही है। सॉल्व हो गया। कितना टाइम लगा? आधा सेकंड लगा या उससे भी कम लगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डाइस का सवाल है। अभी तक एग्जाम में नहीं पूछे गए, अभी तक की शिफ्ट के अंदर डाइस का क्वेश्चन, पर आगे की शिफ्ट में पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान रखिए, ठीक है। नॉन वर्बल रीजनिंग में आता है तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि 3 का अपोजिट क्या रहेगा? 3 का अपोजिट पूछा हुआ है। अब देखो 2 डाइस दे रखे हैं। देखो सबसे पहले आपको चेक करना है कि डाइस है कैसा। अगर आप इस डाइस को देखोगे तो ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, नॉर्मल डाइस है, यानी कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस। क्यों है? क्योंकि देखो अगल बगल का सम 7 है, 6 और 1 7, 5 और 6 7, 5 और 2 7। अगल बगल का सम अगर 7 होता है तो ये क्या होता है? नॉर्मल डाइस या फिर नॉन स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है ये। और ऐसे केसेस के अंदर हम अपोजिट नहीं निकाल सकते, यानी कि 3 के अपोजिट नहीं निकाल पाएंगे। अगर आप कोशिश कर रहे हो तो बेवकूफ हो, यानी कि आपने डाइस प्रॉपरली नहीं पढ़ा हुआ है। और ये सवाल है आपका होमवर्क क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में करिएगा। ये आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन आया भी हुआ है, और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको सॉल्व कीजिएगा। उम्मीद कर रही हूँ आज पूरा सेशन जो रहा होगा आपके लिए मतलब ज्ञानवर्धक रहा होगा, और आगे के एग्जाम के लिए आपके लिए यूजफुल रहेगा। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम के अंदर, क्योंकि अभी जो पेपर क्या है कि किसी दिन रीजनिंग थोड़ी सी आसान आती है, किसी दिन टफ आती है, और ऐसा होना ही है, क्योंकि जब पेपर लंबे चलते हैं ऐसी प्रॉब्लम्स या फिर ऐसी चीज़ें होती ही हैं। तो आपको हर तरीके के पेपर के लेवल के लिए तैयार रहना है। अगर आपको लगता है कि आपकी रीजनिंग उतनी अच्छी नहीं है, आप इम्प्रूव कर सकते हैं, तो ये बैच है। आप प्ले स्टोर में जाके प्राधित क्लासेस, प्राधित को सर्च करेंगे तो आपको एक एप्लीकेशन मिलेगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे मेरा कोर्स अवेलेबल है, आप उसको परचेज कर सकते हैं। बेसिक से मैंने हमेशा आपको ये बोला है, मैं हमेशा से बेसिक पे फोकस ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि अगर आपका बेसिक क्लियर है तो क्वेश्चन कैसा भी हो जाए आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बैच आप परचेज कर सकते हैं, और इससे प्रैक्टिस चलती रहती है, तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो बाय, टेक केयर। और कोई भी डाउट हो, डाउट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में कमेंट जरूर करना है। सो बाय, टेक केयर, और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।